कबीर तो वो तमाम प्रतिमान जो स्थापित हैं उनको वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। उर्दू और फारसी तो था ही, भारतेंदु बाबू ने हिंदी को उन जंजालों से मुक्त कराया। और किसी ने पूछा कि बनारसी अंदाज में कि के मरल हो, तो उसमें से किसी का जवाब आता है कि कोई मास्टर रहलन, तो गोदान उन्होंने अंग्रेजी में लिखी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरी। स्वागत है आप सबका साहित्य यात्रा के पहले एपिसोड में। आज का हमारा विषय है एक सोच, एक विचारधारा उस शहर की जहां शब्दों की गूंज उतनी ही गहरी है जितनी मंदिर की घंटियां। आज हम बात करेंगे बनारस और उसके साहित्य के बारे में, और इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ईशान त्रिपाठी, जो इस विषय पर गहरी समझ रखते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे बनारस को हम प्राचीनता, धर्म और अध्यात्म की नगरी के रूप में जानते हैं, तो क्या साहित्य का एक चेहरा है बनारस में, और अगर है तो कैसा? धन्यवाद स्नेहा। और सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि साहित्य, कोई भी साहित्य हो, विश्व साहित्य का इतिहास रहा है कि साहित्य की जो उपज हुई है या साहित्य जहाँ से जन्मा है वो किसी न किसी आंदोलनों से साहित्य की उपज हुई है। और हर आंदोलन में, या यूँ कहें कि साहित्य और आंदोलन का एक बड़ा गहरा नाता शुरू से रहा है। चाहे वो, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भक्ति आंदोलन से शुरू होते हुए 60 के दशक में जब कविता का आंदोलन शुरू होता है, तब भी साहित्य का पुनर्जन्म, या ये कहें कि वो बराबर वो जन्म लेती रहती है। काशी के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काशी और साहित्य एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। और अगर हम थोड़े और पीछे जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखता है कि भक्ति आंदोलन के समय, जब 16वीं शताब्दी के आसपास जब मुगलिया साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में था, तो ये काशी की ही धरती थी जहाँ से साहित्य जन्मा। और न केवल जन्मा बल्कि एक विरोध के साथ जन्मा। कभी भी काशी का साहित्य, अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी, कि वो कभी दरबारी साहित्य नहीं रहा है कि जहाँ पर कि किसी खास वर्ग को लेकर या किसी अभिजात्य वर्ग को लेकर जहाँ पर तमाम उनके गुणगान या प्रशंसा की बात हो। तो काशी का साहित्य कभी ऐसा नहीं रहा है। तो भक्ति काल में जब गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, ऐसे जब महान, और केवल महान ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचार वाले साहित्यकार जब आते हैं, तो इनकी रचनाओं में आप साफ साफ देखेंगे कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने वाल्मीकि कृत जो रामायण था उसका सरलीकरण उन्होंने रामचरितमानस में प्रस्तुत किया, चाहे वो भाषाई दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से हो। और दूसरी तरफ कबीर आते हैं, तो कबीर तो वो तमाम प्रतिमान जो स्थापित हैं उनको वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। और कबीर की रचनाओं में आप देखेंगे, और ये काशी की धरती से ही ये उपज रहा है, कि वो चाहे वो रामानंद को गुरु बनाने के लिए पंचगंगा की सीढ़ी पर उनका लेटना हुआ हो, या फिर पंचगंगा घाट पर ही, जो कि उनकी साधना स्थली रही कबीर की, तो वहाँ पर वो तमाम बिंदु माधव मंदिर में उनकी रचना करने वाली जो जगहें हैं, तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि कबीर उन तमाम प्रतिमानों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जब भाषा की बात आती है तो कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि अपने काशी के ही थे, तो रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा बोलते हैं। तो जो भी संतों से उन्होंने सुना सीखा वो सब उन्होंने अपने साहित्य में उसको लगा दिया। तो इस तरह से साहित्य का जन्म जो है वो काशी में होता है। और फिर धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते हैं तो 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास जब भारतेंदु बाबू का जब बोलबाला जब रहता है साहित्य में, तो वो पूरी पौध तैयार हो जाती है जो न केवल साहित्य जनों को, सुधी जनों को, बल्कि समाज और देश को एक नई दिशा दिखाती है। तो इस तरह से काशी का जो सामाजिक ताना बाना रहा है वो बड़ा ही परिपक्व और बड़ा ही समृद्ध, और एट द सेम टाइम उसी समय, मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वो उतना ही विरोधी सुर वाला भी रहा है। तो इस तरह से जो है वो काशी में। जब हम बात करते हैं साहित्य की, तो ऐसे कुछ नाम हैं, जैसे आपने भी बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, मुंशी प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो और चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक बताते हैं,
तो आपका क्या विचार है, क्या योगदान उनके रहे हैं हिंदी साहित्य में और बनारस में? देखिए, भारतेंदु बाबू को किसी एक खाके में, किसी एक ढांचे में फिट करना भारतेंदु बाबू के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। जी। और 1850 में एक व्यक्ति जन्मता है, हाँ। और बमुश्किल 34 साल 1884 के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। इन 34 सालों के समय में, जबकि अमूमन जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने करियर को लेकर या अपने समाज में अपने स्थान को लेकर वो जहाँ जद्दोजहद में लगा रहता है, वहाँ पर हरीशचंद्र ने, भारतेंदु बाबू ने इतनी हिंदी साहित्य को समृद्ध रचनाएं दी, और न केवल रचना दी। मैं आपको एक और बात महत्वपूर्ण बताता हूँ कि हिंदी भाषा के परिमार्जन और उसके परिष्कृत करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एकमात्र व्यक्ति का है, खासतौर से हिंदी जगत में, तो है भारतेंदु बाबू। तो बातें बहुत सी हैं, तो उसमें 1845 में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसकी पृष्ठभूमि कि 1845 में एक अखबार आता है, बनारस अखबार। तो बनारस अखबार की जो शुरुआत हुई थी वह राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, जो कि अपने काशी के यौसानगंज मोहल्ले में रहने वाले थे, तो उन्होंने उस बनारस अखबार को शुरू किया। तो बनारस अखबार जब निकला तो उसकी भाषा को लेकर तमाम काशी की गलियों में ऐसी बातें चलने लगी कि उस भाषा में सितारे हिंद जी ने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है, उर्दू, फारसी और तमाम ऐसे शब्दों को हिंदी के नाम पर वो परोस रहे हैं। जी। 1850 में ही, यानी कि जब भारतेंदु बाबू का जन्म ही हुआ था, तब उस समय सुधाकर अखबार एक निकला। तो सुधाकर में ये बात आई कि सुधाकर में खुलेआम ये लिखा गया कि जो भी प्रयोग, भाषाई प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो बनारस अखबार में कर रहे हैं वो सही नहीं है, और सुधाकर अखबार इसका घनघोर विरोध करता है। भारतेंदु बाबू जब आगे चलकर, जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ही संरक्षण में वो थोड़ा पढ़ते बढ़ते हैं और अंग्रेजी में उनकी महारत हासिल थी, और मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु बाबू को लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो 1867 यानी 1867 के आसपास भारतेंदु बाबू निकालते हैं कविवचन सुधा। कविवचन सुधा हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि हिंदी पत्रकारिता में भी एक ऐसी पत्रिका थी जिसने भाषाई प्रतिमान गढ़े, खासतौर से हिंदी भाषा को लेकर। और कविवचन सुधा की लोकप्रियता लगातार दिनों दिन बढ़ती रही, और कविवचन सुधा के बाद भारतेंदु बाबू निकालते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1872-73 के आसपास वह बाला बोधनी, एक महिलाओं पर स्त्री केंद्रित एक पत्रिका लेकर आते हैं। बाला बोधनी की जो विषय वस्तु है वह ऐसी विषय वस्तु है जिसमें कि महिलाओं की जो रोजमर्रा जिंदगी के जो चुनौतियां हैं, जो उनको सामाजिक या पारिवारिक तौर पर जो उनकी जो भूमिका है, उसको लेकर उसमें विषय वस्तु उसमें वो डालने लगे। यानी भारतेंदु बाबू उस तबके को भी अपने साहित्य में वो छू रहे थे जिसको कि अमूमन साहित्य का भाग लोग बनाने से बच रहे थे। और एक उनका दूसरा पहलू व्यक्तित्व का ये भी है कि वो रसिक मिजाजी थे और थोड़े रईस घराने से आते थे। तो उनके बारे में ये बोला जाता है कि भारतेंदु बाबू फक्कड़ी स्वभाव के थे। तो किसी को भी अगर कोई उनके घर आया या ऐसा कुछ है तो उसको वो कुछ भी पैसा उनको दे देना। तो कई बार उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज, आप जो इतना लगातार लोगों को दान दे रहे हो और बिना कुछ सोचे समझे उनको दे रहे हो, तो ऐसा रहेगा तो आप कल को तो पूरे कंगाल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि इसी पैसे ने हमारे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसको खा रहा हूं। तो एक ऐसा मिजाजी बनारसी जिसने कि न केवल साहित्य की रचना करी बल्कि समाज पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो आज तक न भूतो न भविष्यति, आज तक उसका प्रभाव जो है बरकरार है। और हिंदी भाषा को लेकर जो पूर्वाग्रह और जो दुराग्रह पूर्व के साहित्यकारों ने जो किया हुआ था, यानी कि उसमें अवधी भी डाल देना, उसमें ब्रज भाषा का भी समावेश कर देना, उर्दू और फारसी तो था ही, भारतेंदु बाबू ने हिंदी को
उन जंजालों से मुक्त कराया। और निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, और अपनी भाषा को लेकर वह निश्चित रूप से वो पूर्वाग्रही भी थे, और इसको लेकर वो लगातार वो संरक्षण के प्रयासरत भी थे। हालांकि 34 साल एक बहुत ही अल्पायु होती है, लेकिन इस अल्पायु में भी उन्होंने जो साहित्य की रचना कर डाली वह शायद आज भी एक किंवदंती बनकर रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी अगर हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएं तो उन बनारस ने उनके लेख को किस तरह से प्रभावित किया, और जैसे आपने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी, मतलब ऐसे कई लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, वैसे ही मुंशी प्रेमचंद के भी लेख को बहुत लोगों ने एक लेवल तक क्रिटिसाइज किया, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये साहित्यकारों के साथ, खासतौर से हिंदी साहित्यकारों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि उनके जीते जी, तमाम ऐसे साहित्यकारों के उदाहरण भरे पड़े हैं कि उनके जीते जी उनको वह सम्मान हासिल नहीं हो सका जो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो उनके मरने के बाद उनको मिला। बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद, आज मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है कि वो साहित्य में कितना बड़ा नाम है प्रेमचंद का। जब वो मरते हैं तो ऐसा तमाम ऐसी लेखकों ने ऐसा दावा भी किया है, तो उनकी शव यात्रा में केवल 7-8 लोग बमुश्किल जुट पाए थे, और किसी ने पूछा कि बनारसी अंदाज में कि के मरल हो, तो इसका जवाब उसी शव यात्रा में जो कुछ लोग शामिल थे तो उसमें से किसी का जवाब आता है कि कोई मास्टर रहलन। तो आप समझ सकते हैं कि 1936 में उनका देहांत होता है जी। तो इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व का स्वामी और इतने इतना बड़ा रचनाकार, जिसका कि बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसको केवल उस समय में केवल इतनी ही पहचान मिली कि एक मास्टर था और वो मर गया। और प्रेमचंद का साहित्य, जैसे मैंने बोला कि उस पर तमाम बाद के जो साहित्यकार हैं, जो खासतौर से जो दिल्ली लुटियंस के जो साहित्यकार हैं, वो उनको अपना मानते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित, या कोई उनको कभी कभी दक्षिणपंथी भी कह देता है, लेकिन दक्षिणपंथी कहने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि ना ही वो वाम मार्ग के थे, ना ही वो दक्षिण मार्ग थे, बल्कि प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य जो है वो मध्य मार्गी था। उसके पीछे जो कारण है वो यह है कि चाहे आप उनका गबन गोदान या कोई भी आप रैंडमली आप कोई उनका एक कहानी ही उठा लीजिए, तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद ने समाज के हाशिए के वर्ग के लोगों की जो समस्याएं थी, जो चिंताएं थी, वो अपने साहित्य में उन्होंने उठाया। और आपको मैं बता दूं कि उनकी जो पहली कहानी थी वो 1908 में आती है, और सोजी वतन नाम से। और प्रेमचंद उसमें ये लिखते हैं कि जो कुछ भी आज भारत में हो रहा है, जो कुछ भी समाज में हो रहा है, उसका और जो कुछ भी से उनका तात्पर्य, उनका जो आशय था वो यही था कि खास तौर से अंग्रेजों की जो चापलूसी जो कुछ भी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय ही जिम्मेदार हैं। और ऐसा लिखने वाला और सीना ठोक कर इस बात को स्वीकार करने वाला वो प्रेमचंद के अलावा उस जमाने में और कोई दूसरा नहीं था। और उस सोजे वतन की जो प्रतियां थी वो अंग्रेजों ने जब्त कर ली, और उसके बाद 1910 के आसपास एक कानून उन्होंने पारित किया ब्रिटिश हुकूमत ने कि जो कोई भी क्राउन के खिलाफ लिखेगा उसको जो है वो संपादक को सजा मिलेगी और प्रतियां जब्त कर ली जाएंगी, वो अलग, यानी आर्थिक दंड भी मिलेगा और प्लस जो शारीरिक दंड जो उनको जेल में जो भर दिया जाएगा वो अलग। तो ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद की लेखनी उसका रुकी, बल्कि वो और धारदार हो गई। और उसके बाद की जो कहानियां जो आप आई उसको आप यदि देखें, चाहे वो ईदगाह हो, ईदगाह में एक मुस्लिम लड़के की कहानी आपने देखी होगी कि उसको एक माँ है, उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाओ मेले से खरीद ले आना, लेकिन वो प्रेफर करता है किसी और चीज को खरीदने के बजाय वो ये कहता है कि वो एक चिमटा खरीद के ले आता है जिससे कि रोटियां वो जो है। तो इस तरह की जो विषय थे जिनको कि, और कभी भी देखिए चाहे वो प्रेमचंद हो या भारतेंदु बाबू हो, एक मैं आपको बात बता दूं कि उन्होंने साहित्य को कभी मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि उन्होंने साहित्य को एक ऐसा
साधन माना जिसके जरिए समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। सके। तो ऐसा रहा प्रेमचंद की व्यक्तित्व और उनकी कृतियां, और साथ ही साथ जो उनकी भाषा पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, क्योंकि साहित्य की जब भी बात करेंगे तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रेमचंद को आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेमचंद अपने शुरुआती दिनों में वो अंग्रेजी में ही लिखा करते थे। यहाँ तक कि गोदान जो उन्होंने लिखी, तो गोदान उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखी। उनकी जो पहली लिपि थी गोदान की, जो कि प्राप्त है, जो कि भोपाल में एक प्रदर्शनी में बाद में उसको दिखाया गया, वो अंग्रेजी में ही थी। बाद में उसका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद ने किया। तो मुंशी प्रेमचंद, जैसे मैंने बताया कि वो ठीक है कि आर्थिक रूप से विपन्नता, पूरे अपने आजीवन वो शख्स आर्थिक विपन्नता से जूझता रहा, लेकिन उसके बावजूद भाषा, साहित्य, सामाजिक सरोकारिता, ऐसे तमाम विषयों पर उनकी जो पकड़ थी और जिस मुखरता के साथ उन्होंने अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में उठाया है, वह काबिले तारीफ है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और ख़ास तौर से हंस, जो आज बाद में आपको पता होगा कि हंस पत्रिका, जो साहित्यिक पत्रिका आज भी वो चल रही है, तो हंस पत्रिका निकालने वाले वो मुंशी प्रेमचंद ही थे। और हंस में जो उस समय साहित्यिक कहानियों को, जो लेखों को निकालने का उसका जो पीछे का जो कारण था, वो यही था कि युवाओं को, भटके हुए युवाओं को साहित्य के साथ वापस से जोड़ना। तो ये प्रेमचंद की एक लीगेसी थी जो कि आज भी बरकरार है। ऐसी हम सुनते हैं कि जो हास्य व्यंग साहित्य है उसकी एक काफी लंबी परंपरा चलती आई है, तो क्या आपका क्या विचार है उस पे, और क्या ऐसा रहा कि इतनी लंबी परंपरा उसकी चलती आई है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बनारस जो है वो मिजाजी शहर है। बिल्कुल। तो मिजाज तो हर जगह दिखेगा, तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। तो साहित्य में भी वो मिजाज जो है वो पूर्णतः परिलक्षित होता है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि बनारसी हास्य व्यंग या ठिठोली जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वो केवल, इट इज नॉट फॉर ओनली एंटरटेनमेंट। उसमें कहीं ना कहीं, अगेन एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता विरोधी, यानी कि जो एक जो सुर है वो साफ दिखाई देता है। जब पराड़कर जी आज अखबार के जब संपादक थे, तो पराड़कर जी के तिरोधान के बाद एक तिकड़ी जन्मी हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग परंपरा की, जिसमें बेढप बनारसी, जिनका असली नाम था कृष्णदेव प्रसाद गौड़, तो बेढप बनारसी, और फिर उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, भैया जी बनारसी भी अपने चेतगंज इलाके के ही रहने वाले, बेधड़क बनारसी। तो ऐसे तमाम जो रचनाकार थे वो साहित्य पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो एक व्यंग के साथ, वो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि वो एक सीधा सीधा जो है वो सत्ता पर एक कटाक्ष भी है। तो बेधड़क बनारसी की एक, मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि एक उनकी रचना है, वह युग कब आएगा। तो वह युग कब आएगा में वो लिखते हैं कि जब पेड़ नहीं शाखें होंगी, जब चश्मे के ऊपर आंखें होंगी, वह युग कब आएगा। जब चकोर चोरी से आकाश को चुग लेगा और एमएलए अपने ही वोटर को चुन लेगा, वह युग कब आएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि उस जमाने में 70-80 के दशक में ही ये हो रहा था कि एमएलए अपने ही वोटर को चुग लेगा, कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण की ओर इशारा वो किया कर रहे थे अपने रचनाओं में। तो इस तरह की चीजें जो है वो साहित्य का अंग बन रही थी और वो गंभीर साहित्य था। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा जो एक आप कह सकते हो कि बनारस के लिए जो ठीक नहीं रहा, वो ये रहा कि इन साहित्यकारों के जरिए जो आम जन को, जो बड़े समाज को, यानी कि पूरे भारत को जो एक चीज मिल सकती थी वो मिल नहीं पाई। उसके पीछे कारण यही था कि इन लोगों ने कभी चाटुकारिता या फिर दासता को कबूल नहीं किया।
उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। नहीं। जैसे मैं बताऊं कि एक नवगीतकार हुए श्री कृष्ण तिवारी। तो श्री कृष्ण तिवारी जी अपने चेतगंज हबीबपुरा मोहल्ले के रहने वाले और खाटी बनारसी। तो श्री कृष्ण तिवारी की रचना है नया दौर। उसमें वो कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि अब मीठी लगने लगी है नीम की पत्ती पत्ती, लगता है यह दौर सांप का डसा हुआ है। सत्ता की अंधेरी गलियों में उगने वाला सूरज कीचड़ तक सर में धंसा हुआ है। तो आप यदि भाषा पर गौर करें तो दौर और सांप का दौर और इस तरह की चीजें वो बिंब के तरीके से वो प्रयोग कर रहे थे। हाँ। लेकिन उसका जो सीधा जो कटाक्ष था, जो कहीं ना कहीं अर्थ जो निकल कर आ रहा था, वह था जो पूर्व स्थापित जो प्रतिमान है उनको कहीं ना कहीं चैलेंज देना, उनको कहीं ना कहीं आप उन प्रतिमानों को तोड़ना। इस तरीके की बगावती तेवर वाली साहित्य जो है वो हमेशा से काशी का हिस्सा रही। और जो आधुनिक साहित्य का परिदृश्य है वो आप अगर बता सकें कि कैसा रहा है, क्या रहा है आधुनिक साहित्य का परिदृश्य? आधुनिक साहित्य के परिदृश्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको 20वीं शताब्दी की ओर ले चलूंगा, क्योंकि जब हम लोग हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो दो पिलर हैं। एक पिलर की बात तो हम लोगों ने कर ली भारतेंदु बाबू की, लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है जिसके बिना बात किए हुए यह चर्चा पूरी नहीं हो सकती, और वह नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल भाषा को, खासतौर से आज जो हिंदी वैश्विक भाषा हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज जो हिंदी का ग्लोबलाइज्ड वर्जन आप जो देख रहे हो, जो वैश्विक भाषा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। 1893 में जब नागरिक प्रचारणी सभा जब बनती है तो बनने के 10 वर्ष में ही, यानी कि 1903-1905 के आसपास, बाबू श्याम सुंदर दास और तमाम ऐसे लोग जो है, जो प्रतिनिधि मंडल था, तो उन्होंने ये तैयार किया कि एक उन्होंने खाका तैयार किया कि क्यों ना हम लोग हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया जाए और उसमें हिंदी के शब्दों को ढूंढ ढूंढ के डाला जाए, क्योंकि हिंदी, भारतेंदु बाबू के प्रयास के बावजूद हिंदी पर अभी भी ब्रज और अवधी का और उर्दू का प्रभाव था। हाँ। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, उनकी अल्पायु भी हो सकती है और कई ऐसे उसको आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से युवाओं का बहुत ज्यादा अभी उधर आकर्षण नहीं रह गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काशी के लोगों से और आम जन से उन्होंने कई भाषाएं उठाई और उस शब्द सागर का उन्होंने हिस्सा बनाया। उसमें बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी मदद करी। तो आज जो और एक चीज और महत्वपूर्ण बात कि हम लोग ने प्रेमचंद की बात की, भारतेंदु बाबू की बात की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्रेमचंद और भारतेंदु बाबू की रचनाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का पूरा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, क्योंकि उसके पहले एकेडमिक का वो हिस्सा नहीं थे। हाँ। तो जिनको साहित्य में रुचि हुआ करती थी वो उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, लेकिन सिलेबस का पार्ट बनाना, एकेडमिक का पार्ट बनाना, इसका श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और आपको मैं बताऊं एक चीज और कि उन्होंने डॉक्टरेट नहीं की थी, ही वॉज नॉट अ PhD। इस पर एक वाक्य आता है कि 1920 में 16 में आपको पता होगा कि BHU की स्थापना हुई। 1920 में पूरे भारत में पहली बार स्नातकोत्तर यानी PG प्रोग्राम इन हिंदी में PG प्रोग्राम शुरू करने का श्रेय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जाता है। 1920 में नहीं, स्थापना काल के 4 वर्ष बाद। मालवीय जी महामानव थे, तो पूरे देश से जितने बड़े ख्यातिलब्ध जो विद्वान थे उनको पकड़ पकड़ के BHU में वो बुला रहे थे, बिना ये सोचे कि उनकी डिग्री क्या है, उनका क्या स्टेटस है, वो उनको बुलाया जा रहा है, बस केवल उसको विद्वान होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल को भी वो पकड़ कर ले आए। तो एकेडमिक में होता क्या है ना कि बहुत ध्रुवीकरण एकेडमिक में बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने लोग वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा खराब होता है। तो बाबू श्याम सुंदर दास पहले विभागाध्यक्ष बने हिंदी विभाग के, और
जब दूसरे विभागाध्यक्ष की बात आई तो लोगों ने, उन्हीं के एक शिष्य थे, बल्कि उन्हीं के शिष्य क्या कहिए कि उन्हीं के ही साथ के थे, डॉक्टर पीताम्बर। तो डॉक्टर पीताम्बर का नाम उन्होंने आगे कर दिया कि डॉक्टर पीताम्बर विल बी द नेक्स्ट एचओडी ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट। कुछ लोग जिनमें महामना भी थे, उन्होंने कहा कि भाई शुक्ल को क्यों नहीं बना रहे हो? इतना तगड़ा वो उसने काम किया है, पहले शब्द सागर बना दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने रच दिया, तुम लोग उनको क्यों नहीं बना रहे हो? तो एक धड़ा जो कि पीताम्बर के पक्ष में था और शुक्ल जी का विरोधी था, तो उसने बोला कि भाई शुक्ल जी पीएचडी नहीं है, डॉक्टरेट इन्होंने नहीं किया है। तो महामना ने कहा कि पीताम्बर इज डॉक्टर बट शुक्ल इज डॉक्टर मेकर, सो शुक्ल विल बी द नेक्स्ट एचओडी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भगीरथ प्रयास किया, और इसको मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा कि यह बात युवाओं से छिपाई गई या दूर रही, मेरे पास कोई उसका कारण नजर नहीं आता है, लेकिन जो उनका भगीरथ प्रयास था कि प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, इन लोगों को एकेडमिक का हिस्सा बनाना, क्योंकि आज हम अगर बात कर भी पा रहे हैं उनके बारे में, तो एक बहुत बड़ा जो उसके पीछे कारण है या कोई व्यक्ति है, तो वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। तो शुक्ल जी के साथ जो उनके प्रिय शिष्य रहे, उसमें पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनके प्रिय शिष्यों में से एक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके बारे में मैं आपसे बताऊं कि उनकी जो भाषाई जो उसको कह सकते हैं महारथी, भाषा के महारथी थे, और चाहे वो पुनर्नवा हो, बाणासुर की आत्मकथा, तो और ध्रुव स्वामिनी, तो ऐसे कुछ जो उन्होंने जो ध्रुव स्वामिनी तो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है, तो ऐसी कुछ जो रचनाएं थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो मेरे ख्याल से वो उसके समक्ष और कोई साहित्य खड़ा नहीं हो सकता। और एक चीज और मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ दूं, बहुत कम लोगों को ये बात मेरे ख्याल से पता होगी, कि वो ये कि साहित्य में जो गुरु शिष्य परंपरा की जो शुरुआत हुई, उसका पूरा श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। गुरु शिष्य परंपरा की। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि द्विवेदी जी ये बताइए कि आपकी सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो जवाब आप जानते हैं क्या है? उनका जवाब था नामवर। यानी कि उनके जो शिष्य थे नामवर सिंह, वो उनकी जो सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो शिष्यों को गढ़ने में, उनके व्यक्तित्व को बनाने में, केवल साहित्य रचना तक वो सीमित नहीं रहे। एक बहुत लंबी फौज है जिसमें कि नामवर सिंह, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, तो एक बड़ी लंबी फौज उन्होंने तैयार करके रखी, जो कि आगे चलकर उन्होंने हिंदी भाषा को और हिंदी साहित्य को और समृद्ध किया। और पूरा श्रेय फिर से इसी भूमि को जाता है, वो काशी कि वो वहीं से उन्होंने पीएचडी भी किया। इवन आपको मैं बताऊं कि वो रामचंद्र शुक्ल के ही अंडर में उनकी पीएचडी भी रही, और पृथ्वीराज रासो पर, और उनका बहुत अच्छा खासा काम भी हुआ। तो आप यदि उनकी कोई भी एक रचना उठाकर आप देखें, कई जो विरोधी सुर है वो यहाँ तक आता है कि उनकी रचनाओं में शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यह जो भाषा है, या कहीं ना कहीं ये उन लोगों को जवाब था जो कि लगातार हिंदी को कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं के साथ मिलाया कर रहे थे। तो और उनकी अगर आप कोई रचना पढ़िए तो उसमें आपको वैदिक संदर्भ आपको बहुत मिलेंगे, पौराणिक संदर्भ आपको बहुत मिलेंगे। तो इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आधुनिक साहित्य है उसको रचा, और खासतौर से पूरी न केवल रचकर उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी एक पूरी लीगेसी क्रिएट करी, जिसके बाद कि उनके शिष्यों ने उस लीगेसी को आगे बढ़ाया। हम उन्हें साहित्य के शोध के लिए काफी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो जो मतलब उन्होंने बनारस को किस तरह से समझा और बनारस को क्या दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? देखिए, बनारस की द्विवेदी जी के साथ क्या था ना कि आज हम जिस दौर में बात कर रहे हैं उसमें ये जो एक बड़ी एक विडंबना है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं विचारधारा के चश्मे से चीजों को देखना शुरू करते हैं, जो कि उस रचनाकार के साथ न्याय नहीं है। होता क्या है कि द्विवेदी जी ने
बनारस के केवल संस्कृति या धर्म को ही नहीं बल्कि बनारस के समाज को अपने साहित्य में छुआ। जी। हाँ, ये जरूर है कि उस समाज को छूने में भी उन्होंने धर्म और संस्कृति का सहारा लिया, यानी कि उन्होंने जो वैदिक और पौराणिक आख्यान थे उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं जिससे कि आपको और चीजें थोड़ी सी साफ स्पष्ट हो जाएंगी। उनके दो शिष्यों का नाम मैंने जैसे भी बताया कि एक नामवर सिंह जी थे और एक ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। नामवर सिंह आगे चल के बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं और उनकी जो आलोचना साहित्य, जो हिंदी में आलोचना साहित्य को ले आने वाले नामवर जी ही थे। तो एक नई धारा साहित्य की वो तैयार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे शिष्य थे ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, उनके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो रचनाएं थी वो हजारी प्रसाद जी से ही प्रभावित थी। और एक में जैसे गली आगे मुड़ती है, एक उनकी रचना है ठाकुर शिव प्रसाद सिंह की, और गली आगे मुड़ती है के साथ साथ एक वैश्वानर नाम की एक मोटी किताब है, एक उपन्यास है जो कि बनारस पर ही केंद्रित है। हम लोग कहीं ना कहीं काशीनाथ सिंह जी की बात करते हैं जो कि नामवर सिंह जी के छोटे भाई थे और जिन्होंने नामवर सिंह जी पे लिखा घर का जोगी जोगड़ा और मोहल्ला 80 जिस पर की बाद में फिल्म बनी और बहुत लोकप्रिय हुई, रेहान पे रघु। मैं व्यक्तिगत तौर पर काशीनाथ सिंह जिस तरीके से काशी को दिखा रहे थे उसका मैं कहीं भी पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि काशी में और बनारस में उन्होंने गालियों को उन्होंने काफी अपने साहित्य में उसको स्थान दिया और कुछ लोग उसको मानते होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर से थोड़ा सा वैचारिक रूप से मतभेद है काशीनाथ सिंह की रचनाओं से। लेकिन ठाकुर शिव प्रसाद सिंह जो कि उसी बेल्ट से निकले हुए साहित्यकार हैं, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह जो लिख रहे हैं वैश्वानर या गली आगे मुड़ती है, ऐसे तमाम रचनाओं जो बनारस को खासतौर से जो वो दिखा रहे हैं वो बनारस के मूल समाज को दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से ही थोड़ा अगर समय हो तो थोड़े से मैं आपको मैं उसकी थोड़ी कहानी में स्पष्ट कर दूं कि वो कहते क्या है कि एक धन्वंतरी नाम का एक पंडित रहता है और वो जो है जब सरस्वती नदी सूख रही होती है तो उन्होंने गढ़ा ये कहानी कि सरस्वती नदी सूख रही होती है तो गंगा और वरुणा के पास कुछ आर्य लोग आकर मिलते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। साथ ही महामारी फैल जाती है, नदी के सूखने से तमाम दिक्कतें आती हैं तो महामारी भी फैलने लगती है। तो धन्वंतरी ऐसे में कि जबकि वो कुछ प्रयोग कर रहे थे, आयुर्वेदिक प्रयोग कर रहे थे लोगों की जीवन बचाने के लिए, ऐसे में एक और शख्स है जो कि धन्वंतरी के जो पराक्रम है, धन्वंतरी के जो कंट्रीब्यूशन है, जिनका योगदान है, उसको कहीं ना कहीं वह लेना चाहता है। हाँ। तो इन सब के बीच जो काशी को वो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं काशी के समाज को वो वेदों और पुराणों से जोड़कर दिखाते हैं। हाँ। क्योंकि आप यदि अमूमन भी देखें तो बोलचाल की भाषा में भी हम लोग कहीं ना कहीं बैठे बैठे रामचरितमानस की कुछ उक्तियां जैसे भय बिन होत न प्रीति, ऐसे तमाम समाज दोहे और इन चीजों को वो यूज करता ही रहता है। हाँ। तो ये तमाम चीजें काशी के बनारस के गाली के लिए नहीं है। नहीं। महाराज बनारस में ऐसे तमाम ऐसी चीजें भी रही जो कि लोकोक्तियां, लोक संदर्भ या पुराण वेदों, इनकी तमाम ऋचाएं लोगों की जबान पर और ऐसे लोगों की जबान पर जो कि कभी पढ़े भी नहीं वो भी आपको बता सकते हैं। तो उन्होंने बनारस के उस समाज की रेखा खींची और इसका पूरा श्रेय जाता है हजारी प्रसाद जी को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही एक दृष्टिकोण था अपने साहित्य में, काशी ही नहीं बल्कि पूरे समाज को दिखाने का। तो एक ये तरीका भी है साहित्य का। तो बहरहाल उसमें ये कहना कोई उसमें गलती नहीं होगी कि अपना अपना स्वभाव है और अपनी अपनी एक मिजाज है। हाँ। बनारसी मिजाज है जिसमें कि साहित्य को गढ़ा जाता है और उससे समाज भी कहीं ना कहीं एक दिशा पाता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि साहित्य किसी के व्यक्तित्व को गढ़ने में एक बहुत ही मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। बहुत। आज का जो युवा है, मतलब हम लोग भी जिसमें आते हैं, तो हम लोग ऐसे सब लोग हम लोग नॉवेल्स पढ़ेंगे, फॉरेन राइटर्स हैं इतने, सबके नॉवेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट जहां तक मैंने महसूस किया है वो कहीं ना कहीं बस एक स्टोरी तक ही रह जाती हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये बस सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं, बल्कि और मतलब एक पर्सनालिटी डेवलप करना, आप चीजों में एक तर्क वितर्क करना,
ये सारी चीजें हम इससे सीखते हैं, मतलब जो हिंदी साहित्य मैंने देखा है यहाँ का। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का आकर्षण इस तरफ और बढ़ना चाहिए, और कैसे, अगर नहीं तो कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए क्या है ना कि अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि शुक्ल जी ने एकेडमिक का हिस्सा तो बना दिया, हाँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक काम ये हुआ कि वह एकेडमी का हिस्सा बनकर ही रह गया। जी। यह एक बहुत दुखद पहलू था, और वो साहित्य के साथ न्याय है भी नहीं। देखिए जैसे हम लोग की चर्चा के शुरू में ही मैंने बताया कि साहित्य और आंदोलन का आपस में बड़ा गहरा संबंध रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं साहित्य जो उपजा है, कोई भी साहित्य जो उपजा है, वो आंदोलनों की ही उपज है, और वाइस वर्सा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आंदोलन भी कहीं ना कहीं साहित्य से उपजता है। इसका उत्तर देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि युवाओं को किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि 1960 का थोड़ा दौर, हम लोग आजादी के बाद आए हैं। हाँ, तो 60 के दौर में एक आंदोलन चला, देशव्यापी आंदोलन चला, और वो आंदोलन का नाम था अकविता आंदोलन। अकविता, ये डी पोम उसको बोलते हैं। तो अकविता आंदोलन, दरअसल यह आंदोलन था ही ऐसा कि यानी कि कविता के जो पूर्व प्रतिमान थे, जो पूर्व स्थापित प्रतिमान थे, उनको तोड़ना। हाँ, और अभी मैं बताऊंगा कि काशी किससे कैसे उससे संदर्भित है, काशी उससे कैसे जुड़ा हुआ है। जी। और पूरे देशव्यापी आंदोलन चला। उसमें ये बात हुई कि भाई क्यों कविता में केवल श्रृंगार की बात हो, केवल वीर रस की बात हो, या फिर केवल क्यों ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियों की ही प्रयोग हो। जी। कविता को तो स्वच्छंद होना चाहिए ना, उन्मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। तो कविता में हम क्यों नहीं आम जन की त्रासदी को उठा रहे हैं? तो जब ऐसी बात हो रही है तो बनारस कैसे पीछे रह सकता है? तो सुदामा पांडे धूमिल निकल कर आते हैं। ये आज के युवाओं को, अगर वो भारतेंदु बाबू को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो हिंदी शब्द सागर, तो खैर वो उसकी जो रचना जो है उसको देख कर ही थोड़ा डर लगने लगेगा कि इतनी मोटे शब्द सागर को हम कैसे पढ़ लें। तो कम से कम वो धूमिल को उठाकर पढ़ें। धूमिल उसी अकविता आंदोलन की ही उपज है। उस अकविता का मैं एक उदाहरण देता हूं कि धूमिल की एक बड़ी प्रसिद्ध एक उनकी कविता है कि रोटी और संसद। तो इसको थोड़ा आप समझिएगा कि रोटी और संसद में वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो अब इसमें जो बिंबों का जो प्रयोग हो रहा है, जो प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। रोटी, आदमी, संसद और मौन, ये 3-4 प्रयोग हैं, बिंब हैं एक छोटी सी 4-5 लाइन की कविता में। यही अकविता आंदोलन का मूल था कि रोटी या आदमी जो खेल रहा है वो कहीं ना कहीं कोई और है जो संसद में बैठा हुआ, और संसद उसके बावजूद मौन है, यानी कि जो नीति नियामक है उनके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि केवल यह गंभीर साहित्य या कविता की ही बात नहीं है, व्यंग के तौर पर भी वो कहीं ना कहीं उस पर कटाक्ष, उस पर चोट की जा रही थी। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है कि भविष्य और कुछ नहीं बल्कि वर्तमान का ही प्रसार होता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट। राइट। तो हर दौर की अपनी एक चुनौतियां होती हैं। 60 और 70 के दशक में कुछ और थी, आज थोड़ा उसका बढ़ा हुआ रूप है, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि युवा सामने आए और केवल इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा न बनने दें। देखिए कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि खास तौर से युवा वर्ग के लिए या फिर जो भी इन चीजों से जुड़ा हुआ है, वो खुद आकर इन चीजों को जो है वो संभाले और इन चीजों को समझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसे साहित्य से अगर उनका लेना देना रहेगा और वो लगातार पढ़ते रहेंगे और जानेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसे साहित्य की रचना हो रही थी, और खासतौर से अगर काशी की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से एक चर्चा तो उस पर कम पड़ेगी, और कई ऐसे शब्दों को पढ़ा गया, क्योंकि आज
हिंदी साहित्य जो बन गया 1910 की मैं बात आपसे बता रहा था, जो लिखा हाँ। शुक्ल जी ने, लेकिन जो शब्दों को जो गढ़ना हुआ, जैसे मैं आपको 2-3 शब्द बताऊं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के समय हिंदी नहीं मिल रही थी, मुद्रास्फीति, कबीर चौरा, आज अखबार में पराड़कर जी बतौर संपादक अपनी टेबल पर वो लिखे मुद्रास्फीति, और वो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हिंदी में मुद्रास्फीति बोला जाता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का कोई हिंदी नहीं था, जी। और राष्ट्रपति जो शब्द था वो फिर से पराड़कर जी करते हैं। त्रासदी, ट्रेजेडी की हिंदी, ट्रेजेडी ही लोग यूज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, लेकिन त्रासदी जो शब्द था फिर से पराड़कर जी। तो काशी एक ऐसी भूमि रही है जहां पर साहित्य की रचना तो हुई है, इन शब्दों को भी गढ़ा गया है। जी, बिल्कुल। तो यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपनी लीगेसी पर पहली बात तो गर्व करना सीखें, और दूसरी बात ये कि इन चीजों को किस तरीके से आगे बढ़ना है लेकर, उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। क्योंकि कोई भी साहित्य आप उठाकर ले लीजिए, खासतौर से हिंदी साहित्य की मैं आज बात कर रहा हूं, तो आप कोई भी साहित्य उठाकर देख लीजिए, वो समाज, प्रेमचंद के तो तमाम जो आपने बात करी कि वो समाज की ही उपज है, जो भी समाज में हो रहा था उनको उन्होंने लेखनी से गढ़ दिया। तो इस तरीके से मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है काशी के साहित्य को लेकर, वो बड़ा ही समृद्ध परंपरा रही है काशी की, और इसमें कोई भी दो राय नहीं। बिल्कुल, और बनारस में लिखा हर शब्द केवल हमारे दिमाग को नहीं बल्कि अंतर्मन को भी छूता है। सर ने काफी खूबसूरती से साहित्य को हमारे सामने रखा। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें स्टोन स्टोरीज।